हेलो, वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ जेस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जैसे कि आप लोगों को बोल रखा था पहले की वीडियोस में कि जो हम लोग वीडियो बनाएंगे अब वो वीडियो डायरेक्ट आएगी आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो माइक तो आ जाए नहीं उससे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों को क्या रहने जाएंगे, किसके? साइंस के। ठीक है, तो आज आप लोगों के साइंस के क्वेश्चंस होंगे, वो इंक्लूडेड रहेंगे। लेकिन साइंस में क्या होगा, इसमें 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, लेकिन इसमें 2 पार्ट जो रहेंगे उसमें हम लोग मिक्स कर देंगे, एक पार्ट में और एक पार्ट में फ्रेश केमिस्ट्री का। जैसे 3 पार्ट में रखा है हम लोगों ने, कौन सा? केमिस्ट्री, एक इसमें रखा है बायोलॉजी, और एक रखा है हम लोगों ने फिजिक्स। ठीक है, तो एक फिजिक्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसे हम लोग अभी इसी वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। इसमें आप लोगों को प्रॉफिटेबल क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग एक केमिस्ट्री का जो वीडियो है ये बनाएंगे। सबसे पहले इसमें केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एज इट इज बोर्ड में देखने को मिलेंगे। किसमें? बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को एज इट इज देखने को मिलेंगे। अब इसी में जब हम लोग ये वाला वीडियो कवर करेंगे, हम लोग साइंस का पेपर 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में ये कवर करेंगे सिर्फ क्या, केमिस्ट्री। लेकिन इसमें हम कुछ इसके साथ साथ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। ठीक है, जो फिजिक्स वाला पोर्शन है कुछ क्वेश्चन हम उसके भी ऐड करेंगे। कह सकते हैं एक वीडियो मिक्स में, एक वीडियो मिक्स। ठीक है, एक वीडियो मिक्स में रहेगी और बायोलॉजी का अलग रहेगा कल जो आएगी वीडियो, और फिजिक्स का अलग रहेगा। तो आवाज में यदि आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए क्षमा करें। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पहला वीडियो आप लोगों को बताते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो रहेगा पहला केमिस्ट्री के बारे में और मिक्स क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे इस वाली वीडियो में, उसको नोट करते हैं। देखो देखो, एक ये रिएक्शन है, मैं आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा, आप लोग उस पर नोट गौर करिएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्लास 10th में एक रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जानी है। ये घुमा फिरा के आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। ठीक है, अब आप लोगों को ये रिएक्शन, आप लोगों को इसमें क्या पूछेगा। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे ये रिएक्शन दे रखी होगी, ठीक है, एक ये रिएक्शन आप लोगों को दे रखी होगी, और तो आप लोगों को ये रिएक्शन 2 तरीके से पूछेगा या 3 तरीके से। पहले कई रिएक्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सी रिएक्शन सही है, बैलेंसिंग। नंबर 1 इसमें क्या बन सकती है, बैलेंसिंग इसकी गड़बड़ कर देगा, बैलेंसिंग। ठीक है, नंबर 2 इसमें क्या पूछेगा, कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ रखी होगी, ये कौन सी अभिक्रिया है आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो फेरस है यानी आयरन है, ये किसके, एल्यूमिनियम के स्थान पर ले जा रहा है और इसे विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है फेरस को विस्थापित करके खुद उसकी जगह आ जा रहा है। तो ये कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। जल्दी जल्दी आप लोगों को कराते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा हो ये विस्थापन अभिक्रिया है, बैलेंसिंग इसमें आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइए, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अम्ल से हाइड्रोजन कौन हटाता है, अम्ल से हाइड्रोजन कौन हटाता है, जो विद्युत सारणी में, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से स्थान ऊपर होगा उसको कौन सा है, Zn। इसका आंसर क्या है, Zn। अम्ल से हाइड्रोजन कौन हटाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, अभी आप लोगों के देखो एक ये है, ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक ये है।
ठीक, एक मिनट, हाँ एक ये है, एक ये है। अभी ये सब आप ही लोगों के हैं, आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताना है कौन कौन से अभी फंसेंगे इसमें से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हैं, ये मुझे कंप्लीट कराने, ये मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसे जल्दी जल्दी देखते चलें, ठीक। और एक रिएक्शन है आप लोगों की मेथेन CH4 प्लस O2, CO2H2, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, किसी तरह घुमा फिरा के पूछी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ कर दो 2H2। अब यहाँ 3 हो गए क्या ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कर दो एक कार्बन 2 और 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3, 2 4 करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 और लगा दो, ठीक है। अब यहाँ जोड़ो, देखो बैलेंसिंग कर दी हम लोगों ने इसकी, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, और ये क्या है हाइड्रोजन भी अपने 4 है, तो हाइड्रोजन भी अपने 4 है। तो एक रिएक्शन ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन विस्थापित ऊपर निकल जाएगी। ये कौन सी क्रिया है पूछेगा, विस्थापन। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर ली, ये भी रिएक्शन आप लोग नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंक अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से यौगिक बनते हैं और अपकरण कहते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग सुनिएगा। जिंक अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो जिंक क्रिया होती है, Zn की क्रिया होती है, इसके विनिमय से कौन सी जो क्रिया बनती है और कोई नया उत्पाद बनता है, नया उत्पाद या यौगिक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय अपघटन। याद रखना, उभय अपघटन। क्या है आई होप कि आप लोगों ने जिंक, इसमें क्या है, जिंक अभिक्रिया में आयनों के विनिमय द्वारा, आप लोगों से पूछा जाए आयनों के विनिमय द्वारा कौन सा यौगिक बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो जिंक अपघटन। एक आप लोगों को पढ़ के जाना है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा पढ़ के जाना है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एक मिनट में आप लोगों को दिखा दूं, ऊष्माक्षेपी आप लोगों को इसमें दे रखी होगी रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखा है इसमें। हाँ चलिए, तो आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को क्या और पढ़ना है, हैशटैग रेडॉक्स अभिक्रियाएं। आप लोगों को स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, आप लोग उससे पढ़िएगा, क्योंकि इसे अब लिखाने का टाइम नहीं है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, रिएक्शन और करके जाना है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का ग्रहण, ठीक है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आप लोगों को एक क्या पढ़ के जाना है, हैशटैग संचारण, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का आएगा। मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को ये पढ़ के जाना है, बस क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, ठीक है। अब मैं एक के भी आंसर नहीं कराऊंगा, जो रिएक्शन होंगी सिर्फ वही करूंगा, और आंसर एक के भी नहीं कराऊंगा। संचारण आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित, विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित, ठीक है, उदाहरण सहित। एक वियोजन अभिक्रिया उदाहरण सहित पढ़ के जाना है, वियोजन अभिक्रिया। आप लोगों को ये पूछेंगे, देखो इसका एग्जांपल देके पूछ सकते हैं, इसको तभी बोल रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ के जाना, संचारण क्या होता है, क्या विधि है, ये पढ़ के जाना। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ के जाना, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आइए उनको लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लीजिए। इनके आंसर शो अगर होती है तो मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, आप लोगों को शो हो रहे होंगे, ठीक है।
अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो क्या पढ़ते हैं, एक रिएक्शन है जैसे इसे संतुलन करना है, Fe प्लस H2O, फेरस की किससे क्रिया, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 फेरस की, अब किससे, और हाइड्रोजन निकल रहा है। अब इस अभिक्रिया को संतुलन करना है, तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया संतुलन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोगों को कैसे करना है इसमें। अब हाइड्रोजन की, अब यहाँ पे फेरस कितनी है, 3, फेरस के अणु कितने हैं, 3, तो यहाँ पे करिए 3, ठीक है। अब हाइड्रोजन के इस साइड कितने पहुंच गए, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 4, तो हम लोगों को यहाँ कितनी ऑक्सीजन करनी होंगी, 4। अब जब 4 यहाँ ऑक्सीजन कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो हम लोगों को यहाँ 8 करने के लिए कितना करना होगा, 4। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हम लोगों की होगी बैलेंस, ठीक है। कैसे, यहाँ 3 फेरस के थे, 3 हम लोगों ने कर लिए, हाइड्रोजन के, अब यहाँ ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए, हम लोगों ने ऑक्सीजन के 4 अणु यहाँ पूरे कर दिए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के हो गए, 4 हम लोगों ने हाइड्रोजन के भी अणु पूरे कर दिए, ठीक है। एक इंपोर्टेंट रिएक्शन ये है। अब एक रिएक्शन कौन सी है, हाँ ठीक है, एक रिएक्शन है आप लोगों की, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। MnO2 प्लस HCl, एक क्लास में ही जो मैं बनाऊंगा, इसके बाद एक और क्लास बनाऊंगा, वो लॉन्ग रहेगी केमिस्ट्री की, इसमें सारे खत्म टॉपिक। MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसे बैलेंसिंग करना है, क्या दे रखा है, हाँ बैलेंसिंग ही करना है। तो आप लोगों को बैलेंसिंग करने की ट्रिक क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ईच साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अरे हाँ, तो इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले इंक्लूडेड होती है कि दोनों साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड और LHS और RHS जो दोनों साइड होती है हम लोगों की, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग देखते हैं मैंगनीज का एक अणु दोनों, और मैंगनीज का एक अणु, दोनों बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन के एक अणु है, ठीक है। अब हम लोग पहले इसे बराबर करते हैं, ठीक। तो MnO2 और MnCl2, यहाँ पे हाइड्रोजन की। अब हम लोगों को क्या करना है, Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ Cl 1 है, तो हम लोगों को, और Cl2 यहाँ 3 Cl हो गई टोटल, देखो Cl2 यानी कि 4 Cl हो गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल करते हैं 4 Cl2। अब Mn और Mn बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु है, और हाइड्रोजन के अब यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 है, तो हम लोगों को क्या करना है, 2 यहाँ करना है। तो हम लोगों के अब देखना कितने हो गए, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये रिएक्शन अब हम लोगों की कंप्लीट हो गई, MnCl2 2H2O Cl2, ये हम लोगों की बैलेंस रिएक्शन होगी। बैलेंस रिएक्शन मींस टू से दैट विच साइड, ऑल साइड इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, वो आप लोगों की इक्वल है, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। अब तीसरी रिएक्शन हम लोगों की क्या है इंपोर्टेंट, वो देखते हैं। आवाज में कोई दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आवाज को जितनी आ रही है उतनी ही कंडक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज माइक नहीं है, बिना माइक के वीडियो बन रही है। अब एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के बारे में, Cu2S प्लस ऑक्सीजन, ठीक, और इसे किया। अब ये रिएक्शन है जो बैलेंसिंग में दे रखी है, वो रिएक्शन आपसे घुमा फिरा के पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बैलेंसिंग ही करनी है, आपसे ये पूछ सकता है ये कौन सी है, ये वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन कौन सी होती है, संयोग करने से दो, मतलब कोई अणु मिलकर के एक अभिक्रिया, एक नया उत्पाद होना है। विस्थापन क्या होती है, किसी स्थान को ग्रहण कर लें। प्रतिस्थापन क्या होती है, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लें, वो प्रतिस्थापन होती है। आयोग कि आप लोगों ने ये सारी रिएक्शन पढ़ रखी होंगी, ठीक है। अब इसमें Cu2O प्लस SO2, अब इसमें क्या है, आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो Cu2 बराबर है, ठीक है। अब S, तो S बराबर है O2, ये रिएक्शन तो मेरे ख्याल से बराबर है। अब इसमें अरे यहाँ SO2 रह गया, तभी ये रिएक्शन मैं कहूँ इसमें बराबर कैसे हो गई। अब यहाँ SO2 है, उसके बाद है ये, ठीक है, Cu2S प्लस 3, अरे Cu2O प्लस SO2। अब इस रिएक्शन को बराबर करना है, तो क्या, इस रिएक्शन को बराबर करना है तो कैसे करेंगे, Cu2 बराबर है
सल्फर का एक अणु है, सल्फर के दो अणु हैं। सल्फर का यहाँ एक अणु है तो पहले सल्फर के दो अणु करो। अब ऑक्सीजन के यहाँ दो हैं, दो दूनी चार और एक पांच। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो हैं, दो दूनी चार, एक पांच। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी दो अणु करने होंगे यानी तीन। यहाँ पे करने होंगे कितने हम लोगों को, तीन। तीन अणु हो जाएंगे। अब हम लोगों को ये पूरी करने के लिए करना होगा टू, क्योंकि हमें अब पूरी रिएक्शन बराबर करनी है तो दो अणु यहाँ पे करने होंगे और तीन अणु इसके यहाँ करने होंगे। SO2 SO2। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी गलत होगी क्या, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और SO2। अब ठीक है, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोगों ने इस साइड बोला था बराबर करने हैं, तीन ऑक्सीजन, तीन दूनी छह ऑक्सीजन के हो गए, और दो और दो। यहाँ इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए, दो और दो चार और छह। छह ऑक्सीजन आप इस साइड भी करनी है, यहाँ छह ऑक्सीजन है तो यहाँ जोड़िए, दो दूनी चार और एक पांच, दो दूनी चार और एक पांच और दो छह, दो और चार छह ऑक्सीजन यहाँ भी हो गई अपनी। ठीक है, अब हम लोगों की ये रिएक्शन है जो इच इक्वल है, ठीक है, बराबर है दोनों साइड से। हम लोगों को इसमें करना क्या होता है, जो परमाणु दे रखा है, कॉपर दे रखा है तो कॉपर की संख्या इस साइड भी कर लो उस साइड भी, तो इस साइड और उस साइड दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अब एक और है जो इंपॉर्टेंट है, वो डाल दे रहे रिएक्शन N2 + 3H2। ये डायरेक्ट रिएक्शन है 2NH3, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एक रिएक्शन और है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, जैसे C6H12O6। ये आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है नीट के सिलेबस में और वो वाले सिलेबस में भी। 9, 10, 11, 12 में मैंने आप लोगों को जितनी भी रिएक्शन कराई है उसमें सभी का इसी को उदाहरण दिया, 6 ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, कैसे स्टार्च के रूप में परिवर्तित होती है, कैसे रिएक्शन होती है, इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आप लोगों को ये पढ़ा रखा है। अब इसका जो ऑप्शन होता है 6CO2 और 6H2O। अब मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बताई है कि जब ये ग्लूकोज इससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन के अणु जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर पेड़ ग्रहण करता है और हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और जल के अणु वो कहां से लेता है, जमीन से, और एलिमेंट्स भी लेता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ रिएक्शन बताऊंगा, रिएक्शन की मतलब जो टॉपिक्स होंगे वो बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा उन्हें लिख के कि वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप लोग एक चीज पे देखिए, अभिक्रिया संतुलन करना, आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। इसमें नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता है, संतुलन करना। दोनों साइड एक चीज याद रखना, अगर दो नाइट्रोजन के अणु इस साइड हैं तो दो ही नाइट्रोजन के अणु इस साइड होने चाहिए। ये हमारी अभिक्रियाएं कहती हैं, ये रिएक्शन फॉर्म स्टेट होती हैं जो आप लोगों को समझनी होंगी। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है इन विच इंक्लूडेड, जो आप लोगों को समझनी होगी कि इस साइड जो हमारे है वही उस साइड होगा। ठीक है, दोनों साइड बराबर होंगी। तो एक टॉपिक आप लोगों को क्या है, अभिक्रिया संतुलन करके पढ़ना है, और एक अभिक्रिया संतुलन है, और शुद्ध जल का पीएच। आप लोगों को घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल का पीएच। जो छोटे होंगे वो मैं यहीं पे लिखवा दूंगा, जो बड़े आंसर होंगे वो स्क्रीन पे शो करा दूंगा, वरना आप लोगों की जो प्रॉपर नोट्स होंगे उनसे पढ़िए। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच, या बोले एक घुमा के क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध जल का पीएच या 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच, कितने, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है कितना, 7, और 25 डिग्री सेल्सियस पर भी इसका पीएच मान कितना होता है, 7। संतुलन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, नाइट्रोजन के 2 अणु लिए प्लस 3 हाइड्रोजन के अणु लिए और 2NH3। अब मैंने यहाँ देखा 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के अणु हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के अणु हैं, N2 यानी 2 नाइट्रोजन के अणु हैं, 2 नाइट्रोजन के अणु। दिस रिएक्शन इज इक्वल। ठीक है, तो 2 हो गए इस तरह से। अब एक कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा, ये आप लोगों के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 नंबर में। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। तो कोई विलयन लाल को नीला कर देगा, उसका पीएच कितना होगा, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है,
कोई विलेन लाल को नीला कर देता है तो उसका विलेन कितना होगा 10, अरे सॉरी पीएच कितना होगा उसका लगभग 10, या बोले करेक्ट 10, क्योंकि लाल को नीला कौन करता है लिटमस पेपर में, लाल को नीला कौन करता है लिटमस पेपर। आप लोगों के दो होते हैं जो लाल को नीला करते हैं, नीले को लाल करते हैं। इसमें पीएच लेवल क्या होता है, क्षारीय और अम्लीय के माध्यम में, नीचे है अगर तो अम्लीय लेवल ज्यादा है, और अगर 5 से ऊपर है तो क्षारीय लेवल ज्यादा है, जो आप लोगों को इसके चेंज जो स्टेट होती है इसकी अवस्था बदलने में सहायक होती है। अब आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन है, हाँ एक और है आपका, जल जीवाणु रहित बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी है। जल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जल जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ। जल को जो आप लोगों ने जल को उपयोगी बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है। आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज थी कहाँ गई, हाँ शॉर्ट आप लोगों के उपयोग जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या है, जैसे कोई जल है हम लोगों ने उसे कहां से तालाब वगैरह से भरा, ठीक है, तो उसे हम लोगों को जो जीवाणु रहित उसमें जीवाणु या जर्म्स पाए जाएंगे, उसे जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है, विरंजक चूर्ण। कौन सा होता है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है। अब अभिक्रिया में अणु की संख्या गिनना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, इसी में बता दे रहा हूं, अभिक्रिया में अणुओं की संख्या गिनना आना चाहिए। आपको ये अभिक्रिया दी गई N2 नाइट्रोजन के 2 अणु, N2 + 3H2 डैश 2NH3, ये बैलेंस रिएक्शन है। आपसे पूछेगा इसमें मुझे बताइए कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो आप लोग क्या करेंगे 3 देख के उसे 3 टिक मार के चले आएंगे, लेकिन क्या है इसका मल्टीप्लाई होता है इससे, तो 3 दूनी 6, इसके हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो आप लोगों को ऐसे करके दिखाना होगा, हाइड्रोजन के 6 अणु हैं, नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, और अमोनिया के 2 अणु हैं। 2 अणु किसके हैं, अमोनिया के, ठीक है। अमोनिया कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, 1 मिनट ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट में आप लिखिए धावन सोडा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा का आपको क्या आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए, धावन सोडा की विधि आनी चाहिए, धावन सोडा के उपयोग आने चाहिए, और धावन सोडा की रिएक्शन आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, धावन सोडा के बारे में आपको एमसीक्यू टाइप में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूला देके नाम भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा, NaCO3। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaCO3। आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसकी विधि आनी चाहिए, इसके उपयोग आने चाहिए। आप लोगों को 2 उपयोग पूछ सकता है कि धावन सोडा के 2 उपयोग बताइए, या 2 उपयोग दे के पूछ लेगा ये किसके निम्न में से ये किसके उपयोग है, जैसे कि धावन सोडा के किसके धोने के काम आता है या किसी के काम आता है, तो उसके उपयोग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक लेड नाइट्रेट का सूत्र, किसका, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। आप लोगों को इसकी विधि नहीं पूछेगा, सूत्र देके, तो इसका PbNO2 का होल ट्वाइस है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये सूत्र होगा इसका। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसे सीरीज को इस पेज को जल्दी खत्म करके नेक्स्ट जो होगा बायोलॉजी के उसके ऊपर कल वीडियो बनाएंगे, और जो इसके होंगे वो सारे वीडियो हम अच्छे से कवर करेंगे। केमिस्ट्री के सारे वीडियो एक में ही कवर करेंगे। हाँ चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए इससे पहले, ठीक है। अब एक बेकिंग सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब इसमें आपको क्या इसको पता होना चाहिए, इसकी विधि, इसके उपयोग, इसका फॉर्मूला, ठीक है। विधि, उपयोग, फॉर्मूला, जैसे मैं बताता चल रहा हूं कि बेकिंग सोडा हुआ, पीओपी हुआ, या धावन सोडा हुआ, और या ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी एक ही चीज। आप लोगों को इसके सूत्र दे के पूछ सकता है, इसके उपयोग दे के इसके बारे में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे बारीकी से पढ़ के जाएं इन टॉपिक्स को, ठीक है। अब इसमें आप लोग दे रखा है बेकिंग सोडा, तो इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब पीओपी का क्या होगा, एक पीओपी, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर
ऑफ पेरिस, इसके बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, इसकी भी विधि, उपयोग और रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए। इसका फॉर्मूला देके भी आप लोगों से पूछ सकता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ डॉट हाफ डॉट हाफ H2O। अगर ये आप लगाते हैं तो ठीक, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त, और इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, आप लोगों को एक सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। पीओपी को गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। इसका सूत्र CaSO4.10H2O होता है। ठीक है, CaSO4 2H2O क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, आप लोगों को इसके उपयोग विधि सब पता होनी चाहिए इनकी। एक और इसका एक क्या था, धावन सोडा, इस धावन सोडा भी। ठीक है, धावन सोडा भी। ठीक, अब खाने का सोडा को गर्म करने पर शुष्क भुजे चूने पर गैस प्रवाहित। एक खाने का सोडा गर्म करने पर क्या होता है, खाने का सोडा गर्म करने पर, खाने का सोडा गर्म करने पर, अब एक ये वाली रिएक्शन करना, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, एक शुष्क भुजे चूने पर गैस क्लोरीन प्रवाहित करने पर, शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या है, शुष्क भुजे चूने पर। शुष्क भुजा चूना क्या होता है, शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, तो इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या आप लोगों को प्राप्त होता है, ये बताइए। शुष्क चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जो आप लोगों को इनमें से किसका फॉर्मूला है आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ लिखिए। ठीक है, और खाने का सोडा गर्म करने पर आप लोगों को क्या प्राप्त होता है। खाने का सोडा किसे बोलते हैं, बेकिंग सोडा को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, अब 2-3 रिएक्शन है, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। आप लोगों को ये पढ़ के जाने क्वेश्चन जो से मैं बता रहा हूँ। और हाँ, यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है जितने मैं बता रहा हूँ, ये मॉडल आप लोगों को कौन सी किताब है, मास्टरमाइंड। ठीक है, कौन सी है, मास्टरमाइंड 2022-23। क्वेश्चन जो ना मिले, जो क्वेश्चन ना मिले वो आपको यहाँ के मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कहाँ मिल जाएंगे, मास्टर माइंड। वहां आप लोगों की आराम से देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इससे कर लें। ठीक है, इससे मैं डाल दे रहा हूँ क्योंकि साइड में क्वेश्चन शो करा देंगे। अब सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन काफी लंबी होती है, तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, सोडियम क्लोराइड से। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इससे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि अभी काफी क्वेश्चन है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करा रहा हूँ। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl यानी नमक। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट से, अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाता है और NH4Cl हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जो हम लोगों को वहां प्राप्त हुआ है, ये अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको बैलेंसिंग करके। ठीक है, बैलेंसिंग NaCO3। अब जब हम इसे गर्म करते हैं, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है,
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हम लोगों को प्राप्त होता है, प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वो उत्सर्जित या निकल जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। एक है आप लोगों की बेकिंग सोडा से धावन सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा से धावन सोडा, बेकिंग सोडा ये खाने का सोडा से धावन सोडा, इसे घुमा के भी पूछ सकता है, रिएक्शन दे के पूछेगा किसका किस में परिवर्तन हुआ है। बेकिंग सोडा से धावन सोडा, धावन सोडा आप लोगों को ये वैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, 2NaSCO3, ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या है, बैलेंसिंग करके 2NaHCO3, ये आप लोगों को क्या है, बेकिंग सोडा। जब इसे आप लोग गर्म करते हैं, गर्म करने का सिंबल क्या होता है, ये रिएक्टेंट के ऊपर रखा जाता है। अब Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, अब आप लोग इसे चेक कीजिए ये बराबर है। तो आइए आप लोग बराबर देखते हैं, वो दो सोडियम के अणु हैं, यहाँ दो सोडियम के हैं। ठीक है, CO3 कार्बोनेट का अणु है, CO3 कार्बोनेट का अणु है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने अणु हैं, दो, एक और दो, ये अणु है, दो हाइड्रोजन के हैं तो दो हाइड्रोजन के हैं। एक ऑक्सीजन हमारी है, एक ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है हमारी, तो एक ऑक्सीजन ये हो गई और एक ऑक्सीजन हमारी, दो ऑक्सीजन ये है। तो इस साइड कितनी ऑक्सीजन है, 3 और एक 4 और 2 6, इस साइड 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया कर लेती है, जल से क्रिया कर लेती है। आप लोग इसमें सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्योंकि आवाज इसमें थोड़ी डिस्टर्ब हो रही होगी। कौन सी धातु ऐसी है जो जल से क्रिया कर लेती है कम ताप पर। अभी मैंने आप लोगों को बताया 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा जल होता है वो जैसे शुद्ध होता है और उसका ताप बहुत कम होता है, लेकिन उसे टेम्परेचर करने के लिए बहुत कम ताप में भी हम इसके साथ क्रिया करते हैं। ऐसी कई धातु हैं, क्योंकि जो जल का ताप होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं तब हमारा वो होता है और वाष्प के रूप में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। तो ऐसी कुछ धातुएं होती हैं, कौन सी धातु समान ताप पर जल से क्रिया कर लेती हैं। हाँ, तो इसके लिए समान ताप के लिए कौन सी होगी, इसकी मेन हेडलाइन क्या है, सामान्य ताप। ऐसी धातु कौन सी है सामान्य ताप पर ही जल से क्रिया कर लेती है, तो कौन सी है वो, सोडियम। ठीक है, Na मतलब सोडियम। अब इसमें एक दे रखा है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, गैस निकालती। अब आप लोगों के पास इतना समय नहीं है और न मेरे पास जो मैं आप लोगों को इतनी जल्दी बता दूं उसकी रिएक्शन भी। ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ, जो ठंडा जल होता है हम लोगों का कोल्ड वाटर, उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है, वो कौन सी है, पोटेशियम। कौन सी है, पोटेशियम। पोटेशियम का साइन क्या होता है, के। ठीक है, अब ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, कौन सी धातु है, कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है क्या, जिसने भी विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, जो ऊपर की होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, नीचे की होती है जो धातु है वो कम क्रियाशील होती है। तो इसमें ऊपर की धातु से ऑप्शनल है कि क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से, ये तीनों मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसके आंसर बता दे रहा हूँ। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपके संबंधित है, टेम्परेचर से संबंधित, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, वो जिंक है। जिंक थोड़ी पावरफुल होती है और अधिक क्रियाशील होती है, किससे, हाइड्रोजन से। तो जिंक किसे कर देगी, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। हाँ, और ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से, कौन सी ऐसी धातु, इसी को आप लोग नोट कर लीजिए, कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर देती है, नहीं कर देती है। ठीक है, वो कौन सी है, कॉपर, क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है।
ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, वो जिंक है, और जो नहीं कर देती है वो कॉपर है। हाइड्रोजन कम क्रियाशील है जिंक से, और कॉपर कम ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसीलिए। ठीक है। अब टॉपिक्स में फिर से आप लोगों को वो टॉपिक्स पढ़ के आना है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, ऊपर का। अब आप लोग यहाँ पे कंप्लीट देखते चलिएगा। ठीक है। नंबर 1 टॉपिक। टॉपिक्स आप लोगों को ध्यान देखते चलिए। टॉपिक्स कहाँ पे आ गया? हाँ, निष्पादन, कॉमा भर्जन। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। खनिज, कॉमा अयस्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? आई होप कि आप लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिख देता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर, कॉपर का तार डालने पर इसका रंग नीला हो जाता है, क्यों? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में इसका तार डालने पर नीला हो जाता है, क्यों? Cu2+2Ag NO3। अब ये रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को यहाँ शो हो रही होगी। इस रिएक्शन में एक चीज है, ये दो तरह से आप लोगों को पूछी जा सकती है, इसलिए कंफ्यूज। एक तो इसके तीनों भाग टूट जाएंगे, एक 2Ag अपना अलग टूट जाएगा, NO3 NO2 में, और एक ऑक्सीजन टूट जाएगी। ठीक है। और इस पे जो होगा वो Cu2+ के रूप में आप लोगों को टूट जाएगा, Cu2+ के रूप में ये टूट जाएगा, जो जिसे हम लोग क्यूप्रेस आयन बोलते हैं। ठीक है। इसका रंग नीला हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये पढ़ के जाना है, क्वेश्चन ही लिख देते हैं इसकी जगह, आप लोग समझ जाएंगे काफी अच्छे से। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन नीला हो जाता है। इसका समीकरण भी बताओ, समीकरण देकर भी बताओ, समीकरण देकर बताओ। ऐसे ही पूछेगा आप लोगों को, समीकरण जब तक नहीं बताओगे तब तक आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? एक आप लोगों को पूछेगा, कार्बन परमाणु की संयोजकता। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ये कुछ नहीं है, अभी हम लोग ये जो आप लोगों के पेपर्स हैं उनमें से पेपर्स बनेंगे। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ये वाला जो मेन पेपर नहीं है, ये पेपर्स नहीं है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों को 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हैं। ठीक है। कार्बन की क्या होती है संयोजकता? कार्बन कितने के साथ सहयोग कर सकता है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि कार्बन 1 2 3 4 लोगों के साथ ही सहयोग कर सकता है। ठीक है। किसके साथ? 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप लोग इसे नोट करते चलिए और समझते चलिए। स्क्रीनशॉट जो आप लेना चाहें ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट टाइम। आप लोगों को किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? एक चीज याद रखिए, एल्कोहलीय समूह, एल्कोहलीय समूह, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका सिंबल क्या होता है? OH। ठीक है। उसका सिंबल एक ये होता है। ठीक। IUPAC आप लोगों ने पढ़ रखे हो, IUPAC। जैसे कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे इंपोर्टेंट है कुछ, क्या है? एसिटिक अम्ल, इसका पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल हुआ, कॉमा ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन इसका पता होना चाहिए। ब्यूटेनॉन 2 का पता होना चाहिए। ठीक है। ब्यूटेनॉन एसिटिक अम्ल में इसका सिंबल क्या है? आप लोगों को सिंबल पता होना चाहिए। एसिटिक का सिंबल क्या होता है? COOH। इसे कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं।
ब्यूटेनॉन में किसका समूह लगता है, ब्यूटेनॉन, ऑन मतलब कीटोन, कीटोन का समूह लगता है इसमें, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा समूह होगा। एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। अब आप लोगों को पूछेगा इसका IUPAC नाम, तो आप लोग कैसे बताएंगे, कार्बन की श्रृंखला 2 है तो कैसे एथ या मैथ, मैथेनोइक अम्ल होगा या एथेनोइक अम्ल होगा, आप लोग बताएंगे इसे, ठीक है। ये आपका काम है पढ़ना। अब कीटोन समूह में उपस्थित है एस्टिक अम्ल का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का समूह आप लोगों को पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का समूह क्या होता है, ये CHO, एल्डिहाइड का समूह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसका IUPAC नाम आपको पता होना चाहिए, CH3CH2OH, इसे हम लोग एथेनॉल पढ़ते हैं। एथेनॉल का आप लोगों को समूह पता होना चाहिए, इसके बीच एक बॉन्ड पाया जाता है, इसके बीच एक बॉन्ड पाया जाता है, इसे हम लोग एल्कोहलीय बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 5 है, कार्बन की संख्या 2 है, और 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या इसमें 1 है। अब एल्काइन में आप लोगों को क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन में आप लोगों की ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये एल्काइन है, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन में आप लोगों के 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट हो गए, आप लोगों को फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए, वो आप लोग नोट कीजिएगा ऐसे, ठीक है। कौन सा टॉपिक है वो, सजातीय श्रेणी, एस्टेक सजातीय श्रेणी आप लोगों को पता होनी चाहिए, सजातीय श्रेणी, ठीक। सजातीय श्रेणी आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ के जाना, ठीक। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोपेन है, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। समूह देके आपको इसका नाम पूछेगा, समूह इसका बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका समूह मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसके नाम बताना। CH3CH2COOH, एक, दो, दूसरा क्या है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH। तीसरा क्या है CH3CH2CH2 CH3। चौथा इसमें CH3। हाँ हेलो, वीडियो कट हो गई तो बीच में, तो अब हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे, तो पीछे भी कुछ छूट गए थे क्वेश्चन, तो हम लोगों ने किसके बारे में, एल्काइन समूह और ये चीजें नहीं पढ़ पाए, तो उससे हम लोग अभी आप लोगों की साइड में बता देते हैं। वीडियो कट हो गई थी तो हम लोग कहाँ थे, ये बाद वाला टॉपिक है, ये कट हो गया था। तो इससे पहले एल्काइन समूह के सिंबल क्या होते हैं, एल्काइन, एल्काइन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन नहीं, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रोपेन के बारे में आपको लोगों को सूत्र पता होना चाहिए, और प्रोपेन में कौन सा बॉन्ड है ये पता होना चाहिए, प्रोप में कितने 3 कार्बन आते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक। और सजातीय श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को किस किस के सूत्र पता होने चाहिए, प्रोपेन के, ठीक है। इसका नाम क्या है CH3CH2, इसमें कितने कार्बन है 3, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। ऐसे आप लोगों को बताने होंगे, वो एक सिंबल इसका है, ठीक है। आप लोगों को बताने होंगे इसमें कितने कार्बन है, इसमें आयन है, प्रोपाइन होगा या क्या होगा, आप लोग बताएं। ये कौन से समूह है, इसका आप लोगों को सातों नाम आने चाहिए। ये आप लोगों को नाम ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, मैसेज करिए, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इस पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये सारे आंसर्स भी शो कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास वो सीट्स बची हुई हैं, ये सीट्स बची हुई हैं, मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशंस हैं वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, और मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा कुछ आंसर, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्ट वहां से देख लीजिएगा। आप जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, एथेनोइक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूटेनॉन 2, प्रोपेनॉल अम्ल, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन 2 और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इन सब के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बस खत्म कर लें। उसके बाद जो वीडियो होगी हम लोगों की, एक केमिस्ट्री की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी पे और होगी, और उसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो बायोलॉजी के ऊपर होगी, ठीक है। और हाँ
आप लोगों को दहन अभिक्रिया पढ़ के जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दहन अभिक्रिया कैसे होती है वो आप लोगों को पढ़ना है। दहन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। दहन अभिक्रिया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का समूह क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, CHO एल्डिहाइड का, कीटोन का ये समूह होता है, ठीक है, कीटोन, और एल्कोहल का ये होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये होता है। आप लोगों को ये सारे समूह भी पता होने चाहिए, ठीक है। सीमेंट अभिक्रिया आप लोगों को पता होनी चाहिए, सीमेंट अभिक्रिया, सीमेंट या वुड्स अभिक्रिया, 2-3 है, ये पता होनी चाहिए। सीमेंट अभिक्रिया ये आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया ये आप लोगों को पढ़ी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12 का आपका कोई रिलेटेड हो, जिससे आप रिलेट हो, आपका कोई बड़ा भाई है, उसके डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए, इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करिए। मेरे पास एक रिएक्शंस की सीट डली हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिएक्शंस डायरेक्ट वहां से ही आनी है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट फोटो खींच करके भेज दूंगा, ठीक है। उन्हें लिखाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक बहुलीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पढ़ के जाना है, बहुलीकरण, ठीक। प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित, प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित, ठीक है। एक आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैशटैग संतृप्त और असंतृप्त, असंतृप्त, ठीक। अब इसमें क्या बचा, एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करें, इंपॉर्टेंट। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल से मेथेन प्राप्त करें। रिएक्शन लिखनी होगी, आप लोग लिख के बताइए, नहीं लिख पाए तो आप लोग मैसेज करिएगा। मेथेन का दहन आना चाहिए आप लोगों का, मेथेन का दहन, इससे क्या बनता है, क्या निकलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आगे हम लोग बताते हैं, एथेनॉल की अधिक मात्रा को सांद्र H2O के साथ गर्म किया जाता है। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। एथेनॉल की, एथेनॉल की देखो CH3CH2OH, इसकी अधिक मात्रा, एथेनॉल की अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 पर गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। एथेनॉल की क्रिया अधिक मात्रा, एथेनॉल की अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें, कैसे होती है रिएक्शन, CH3CH2OH प्लस सांद्र H2SO4, SO4 ऊपर सांद्र, नीचे गर्म का सिंबल। अब आपको ऐसी रिएक्शन करनी है, H2SO4 किसमें टूट जाएगा, OH किससे निकल जाएगा, CH3 आप लोगों का किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे, जल के कितने अणु बनेंगे, आप लोगों को इसके बारे में बताना होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि रिएक्शन अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट डाउन करें, ठीक है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे हैशटैग में डाल लें, क्योंकि इसे घुमा फिरा के पूछेगा। 160 या पूछ सकता है एथेनॉल को 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, या 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सामने एथिल एल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया CH3CH2OH की सोडियम धातु से क्रिया, इसके बारे में बताइए। इसके साथ क्रिया करने तो क्या होता है, Na2CO3 क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, NaTCO3 बनेगा, या ठीक है, Na2 या NaHCO3 बनेगा। इसका क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन से NaHCO3, ठीक है। इसे फिर बैलेंसिंग करा जाएगा और CH3 इसे H2O के रूप में निकल जाएगा,
ऐसे, और मेथेन बनेगी, ठीक है। इसकी क्रिया किससे करने पर क्या बनेगी, मेथेन बनेगी, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बनेगी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। एसिटिक अम्ल की सांसर्पिक की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया, एसिटिक अम्ल की CH3COOH, आप लोगों को इसके नाम पता होने चाहिए, मतलब इसमें डायरेक्ट ऐसे पूछे एसिटिक अम्ल की सांद्र, अब उसमें दे रहा है सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, सांद्र H2 की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति रहेगी, उपस्थिति मतलब क्या होगा, ये एरो पर होगा, इसकी क्रिया इसकी उपस्थिति में किससे करने पर, एथिल अल्कोहल से, ठीक है। उपस्थिति में एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2, एक चीज ऐसे खोलने से अच्छा है सीधा लिखा करो C2H5OH से करने पर। अब इसकी क्रिया जैसे क्या पूछेगा, CH3COOH प्लस OH लिखो इधर, है ना, और C2H5 गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। अब इसमें क्या निकल जाएगा, सीधा देखो, सीधा इसमें क्या निकाला तुमने, H2O निकाल दो, ठीक है। अब इसमें क्या बचेगा, CH3COO C2H5, एस्टिकरण हो गया। ये रही रिएक्शन आपकी। सबसे सिंपल तरीका है, सूत्र पता है उसको अपोजिट लिख दो, लास्ट का अक्षर पहले लिख दो, 2 अक्षर, और ये बाद में लिख दो, आप लोगों को रिएक्शन कंप्लीट है। एस्टिकरण हो गया आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को क्या प्राप्त हो गया, एस्टिकरण से, ठीक है। CH3 ऐसे क्रिया होगी, आप लोग नोट कर लीजिए ये क्रिया भी, ठीक। अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचे, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, फिर बताओ C2H5OH से, इससे प्राप्त करें। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। ये रिएक्शन से आप लोग नोट करिएगा, इन पे देखिए, ठीक है। एक एस्टर किडवन पर टिप्पणी, ठीक है। और आप लोगों को एक इसमें पता होना चाहिए, किसमें, साबुनीकरण, और यह मिसेल, साबुनीकरण एक पता होना चाहिए मिसेल के बारे में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये से पढ़ के जरूर जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसेल का निर्माण, और एक अपमार्जक। आई होप कि आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो ये हम लोगों का पहला जो पेपर है वो सॉल्व हो गया है। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आए हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा या बता दीजिएगा, तो मैं इसके आंसर अपलोड करा दूंगा। जो मैंने आप लोगों को इसमें नोट्स दे रखे हैं ये क्लियर, इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ें और आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। आप लोगों के जैसे कि ये बचे हुए हैं कुछ पेपर जो सॉल्व हैं और कुछ अनसॉल्व हैं। ये देखिए, जैसे आप लोगों के ये हैं कुछ सॉल्व हैं ये पेपर, ये आप लोगों के सारे कराने, ये MCQ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लोगों के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। ये आप लोगों के जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पेपर फंसेगा लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये 2 पेपर मैंने आप लोगों के MCQ और प्लस लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए किया है। ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने लिए, मैंने बनाया है सिर्फ केमिस्ट्री का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट इसके वीडियो के बाद एक केमिस्ट्री की और वीडियो डालेंगे। उसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट होगी वो आप लोगों की डायरेक्ट वीडियो होगी कल बायोलॉजी की। और ये जो क्वेश्चंस हैं अगर मैंने इस पे अपलोड नहीं किए तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, उसी में आप लोगों को डायरेक्ट शॉर्ट्स में वीडियो बना के डाल